हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार है। जैसा कि आपको विदित है, कल केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आखिरकार ये एमएसपी होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, एमएसपी को कौन तय करता है और एमएसपी की घोषणा किसके द्वारा की जाती है और एमएसपी की एक प्रक्रिया क्या होती है, और एमएसपी के साथ देखेंगे कि आखिरकार एमएस स्वामीनाथन ने कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस पर बार बार जो सरकारें हैं उसको इग्नोर करती है, और प्रमुख रूप से देखा जाए तो किसान किस एमएसपी की समय समय पर मांग करते रहते हैं। तो देख लेते हैं आज इस एमएसपी के एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या है एमएसपी। तो आइएगा एमएसपी को लेकर के चर्चा करते हैं और देखिएगा यह एमएसपी केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 और 24 के लिए 6 रबी फसलों पर घोषणा की है। ध्यान रखना कितनी, 6 रबी क्रॉप्स पर। टोटल कितनी क्रॉप्स होती है वो भी चर्चा करेंगे। तो एमएसपी के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि विद्यार्थियों की काफी ये डिमांड रहती है कि सर आखिरकार ये एमएसपी होता क्या, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को साल में 2 बार रूबरू होना पड़ता है। तो शुरू करते हैं, एमएसपी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, कैबिनेट इंक्रीज मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2023 और 2024। टोटल कितनी क्रॉप्स थी रबी की? 6 क्रॉप्स पर। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि रबी में जो भी क्रॉप्स बोई जाती है उन पर एमएसपी दी जाती है। यहाँ रबी की 6 क्रॉप्स है जिन पर आपकी सरकार ने आपके वर्ष 2023 और 24 के लिए घोषणा की है। अब चलते हैं आखिरकार एमएसपी है क्या, तो समझ लेते हैं सबसे पहले एमएसपी। देखिएगा, एमएसपी की बात करें तो इसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या कहते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो देख लेते हैं क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसे हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सबसे पहले तो हमें इसके परिभाषा के रूप में समझ लें कि आखिरकार यह होती क्या है। तो देखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है। यह ध्यान रखना है। तो एक छोटी सी लाइन इसके बारे में अगर लिखें हम, तो इस प्रकार से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल का, जो भी सरकार घोषणा करेगी, किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है, वह न्यूनतम मूल्य होता है, वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है। देखिएगा, यह तो हो गया एमएसपी। तो यानी कि फसल पर दिया जाने वाला वह न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिस पर सरकार खरीदती है। ये ध्यान रखना है आपको। इसे तो कह देते हैं हम एमएसपी की बात कर लेते हैं। देखिएगा, एमएसपी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, किसान से आपके सरकार इस फसल को खरीदेगी, लेकिन क्या किसान इसके लिए बाध्य है कि वह उसे सरकार को बेचे, या सरकार बाध्य है कि किसान से उसे खरीदे?
तो देखिएगा दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह एमएसपी की जो घोषणा है आपके रबी और खरीफ दो सीजन जो होती है उनमें फसल की बुआई से पहले ही सरकार के द्वारा घोषणा कर दी जाती है। यानी कि किसानों को दी जाने वाली फसलों पर सुरक्षा गारंटी है एक प्रकार की, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसान को अपनी फसल की बुआई से पहले ही ये पता चल जाता है कि मुझे अगर ये फसल बोऊंगा तो इस फसल पर सरकार ये मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी, ये ध्यान रखना है। तो हम इसे कह सकते हैं कि किसानों को उनकी फसलों पर दी जाने वाली सुरक्षा, दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसानों की फसल सुरक्षा मूल्य है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि किसान को ये पहले ही पता चल जाता है कि इस बार गेहूं का एमएसपी ये होगा तो मुझे एरिया बढ़ाना चाहिए या एरिया घटाना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ये तो है बात इसकी। अब देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका सरल शब्दों में है आपके स्टेबल प्राइस, मूल्य की स्थिरता को बना करके रखना। दूसरा, किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य दिया जाना। तो इसके उद्देश्य को लिख लीजिएगा, ये तो हो गई परिभाषा। अब आइएगा उद्देश्य क्या है एमएसपी का। तो देखिएगा उद्देश्य, अगर देखिएगा उद्देश्य की बात करें तो आपको पता है कि किसी भी वस्तु के मूल्य के निर्धारण के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एक उसकी डिमांड और दूसरी उसकी सप्लाई। मांग कितनी है और पूर्ति कितनी है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई तो प्राइस क्या होगी आपके? हाइक हो। अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस नीचे गिरेगी। इसी प्रकार से आपके एग्रीकल्चर में किसान को यह सुरक्षा दी जाती है कि अगर उसके यहां डिमांड से ज्यादा आपके सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उस सरप्लस प्रोडक्शन की किसान को गारंटी मिल जाती है कि मैं ये फसल सरकार को इतने पैसों में बेच पाऊंगा। तो यह हो गई उसकी सुरक्षा। यानी कि मार्केट में मांग और पूर्ति के संतुलन को बनाए रखना पहला, एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे हैं, यह ध्यान रखना। तो पहला है बाजार में मांग और पूर्ति को स्थिर करना, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा उसकी प्राइस हो जाए। यहां हम एग्रीकल्चर की ही बात करें। दूसरा यहां जो हमने बात की कि उसकी जो क्रॉप है उस क्रॉप पर क्या हो जाएगा? आपके प्राइस का निर्धारण हो जाएगा। यानी कि जो किसान की सरप्लस उपज है उस पर क्या मिल जाएगा? आपके उचित मूल्य। तो देखिएगा किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य देना। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एग्रीकल्चर में जो ये क्रॉप्स हैं रबी और खरीफ की, उन पर क्या किया जाता है? आपके एमएसपी की घोषणा की जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा अगर इससे आगे बढ़े हम तो हम यहां बात कर लेते हैं इसके आपके की इसकी रिकमेंडेशन कौन करता है, घोषणा कौन करता है। तो छोटा सा बिंदु है रिकमेंडेशन का मतलब यहां पर अनुशंसा है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर अगर की जाए यानी कि घोषणा की अगर बात की जाए या डिसीजन मेकिंग की बात की जाए तो वो कौन है? तो पहला देखिएगा यहां पर एमएसपी की अनुशंसा। देखिएगा यहां पर
एमएसपी की अनुशंसा, तो एमएसपी की अनुशंसा किसके द्वारा की जाएगी, ये ध्यान रखना है। देखिएगा एमएसपी की जो अनुशंसा है या एमएसपी को जो बनाने का काम करता है या एमएसपी के निर्धारण का जो काम कर रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो एमएसपी की अनुशंसा करती है कौन, सीएसीपी। सीएसीपी। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार सीएसीपी क्या है। तो देखिएगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो लिखिएगा सीएसीपी क्या करती है, इसकी अनुशंसा क्या होता है ये, तो देखिएगा इसे कहते हैं, पूरा नाम तो लिखते हैं द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। यह सीएसीपी एक निकाय है, यह ध्यान रखना, इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह ध्यान रखना। तो इस सीएसीपी की स्थापना कब की गई, तो सीएसीपी की स्थापना की गई जनवरी 1965 में। तो देखिएगा अगली बात, स्थापना, एग्जामिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि सीएसीपी की स्थापना, तो ध्यान रखना सीएसीपी की स्थापना जनवरी 1965 में आपके इसकी स्थापना की गई, ये ध्यान रखना है। और भारत में पहली बार एमएसपी कब घोषित हुई और किस वर्ष के लिए, तो देखिएगा 1966 और 67 के लिए। तो पहली बार एमएसपी, प्रथम एमएसपी तो किस वर्ष के लिए, 1966 और 1967 के लिए, ये ध्यान रखना है। पहली बार क्या हुआ एमएसपी का आपके, जिसको कह सकते हैं कि घोषणा हुई। तो ये सीएसीपी ये आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी कि उस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। उस मिनिस्ट्री का इस पर क्या है, जिसको कह सकते हैं कि पावर है, ये ध्यान रखना है। तो यहीं पर लिख ले कि सीएसीपी, ध्यान रखना, सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है, ये ध्यान रखना है। आगे अगर पूछ लिया जाए कि सीएसीपी में कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखिएगा सीएसीपी में एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक ऑफिशियल मेंबर होता है और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, जो कि वर्तमान में नॉन ऑफिशियल मेंबर आपके इसमें एब्सेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसको देखिएगा, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो आइएगा, यानी कि इसका संगठन देख लेते हैं आपके सीएसीपी का। तो देखिएगा सीएसीपी का क्या संगठन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिएगा इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है इसका। चेयरमैन, तो देखिएगा चेयरमैन कितने, एक तो चेयरमैन है, ये ध्यान रखना। अगर हम वर्तमान चेयरमैन की बात कर लें तो देखिएगा प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा इसके क्या है, चेयरमैन है, विजय पॉल शर्मा। तो इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा। ये क्या है, इसके वर्तमान में चेयरमैन है आपके सीएसीपी के। अगर इसके बाद में हम बात करें तो देखिएगा आगे दूसरे सदस्य इसमें एक होते हैं आपके सेक्रेटरी। अगर सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो इस समय वर्तमान में सेक्रेटरी है डॉक्टर नवीन पी सिंह, ये ध्यान रखना। कौन है, डॉक्टर नवीन पी सिंह।
या डॉक्टर नवीन सिंह भी आप कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये तो हो गई बात इसके चेयरमैन की, और आपके सेक्रेटरी की बात हो गई, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपके इसके मेंबर्स को लेकर के, तो देखिएगा तीसरा एक इसमें क्या होता है, आपके ऑफिशियल मेंबर होता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, ऑफिशियल मेंबर। आपके एक जो होगा वो कौन होगा, ऑफिशियल मेंबर होगा, ये ध्यान रखना है। और ऑफिशियल मेंबर की बात करें तो वर्तमान में अनुपम जो है, वर्तमान में इसके क्या है, आपके सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है। आपके अनुपम, जिन्हें मित्रा कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो अनुपम ये क्या है, इसके एक सदस्य है। ये ऑफिशियल है, यानी कि एज ए सरकार रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखना है। लेकिन दो नॉन ऑफिशियल मेंबर और होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। नंबर 4, ऑफिशियल कितना है, 1। आगे देखिएगा नॉन ऑफिशियल, और देखिएगा ये नॉन ऑफिशियल वर्तमान में क्या है, ये भी एब्सेंट है और ये भी एब्सेंट है। मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिरकार ये दो नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन होते हैं। ये ध्यान रखना, किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं, या अगर हम इन्हें कहें तो आप कह सकते हैं कि ये कौन है, किसान प्रतिनिधि होते हैं, ये ध्यान रखना। तो टोटल आपके सीएसीपी में कितने सदस्य हैं, 5। एक चेयरमैन है, एक सेक्रेटरी है, इसका एक ऑफिशियल मेंबर है, और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सरकार को रिप्रेजेंट, आपके किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई इसकी। अब आपके सीएसीपी का संगठन हो गया। अब अगर हम बात करें कि सीएसीपी क्या करती है इसमें, तो ध्यान रखिएगा सीएसीपी आपके एमएसपी का क्या करती है, कैलकुलेशन करती है, ये ध्यान रखना। तो आगे के बिंदु पर हम बात करें, सीएसीपी द्वारा एमएसपी का निर्धारण किया जाता है, घोषणा नहीं होती है, ध्यान रखना। सीएसीपी द्वारा एमएसपी का निर्धारण कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यह काम है आपके सीएसीपी का। अब मन में यह ख्याल आता है कि आखिरकार ये सीएसीपी एमएसपी का निर्धारण करने की क्या प्रोसेस है। तो देखिएगा सीएसीपी की निर्धारण की प्रोसेस है, इसमें कुछ फॉर्मूलेज आपके क्या है शामिल होते हैं, कुछ जो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन देखिएगा मोटे रूप से अगर हम बात करें तो सीएसीपी क्या करती है, सीएसीपी अलग अलग राज्यों में भ्रमण करती है और ऑन स्पॉट कैलकुलेशन करती है, अवलोकन करती है, क्रॉप्स वगैरह का राज्य सरकारों में जाकर के राज्य सरकारों से चर्चा करती है, फार्मर डेलीगेशंस के साथ चर्चा करती है एमएसपी के निर्धारण से पहले। तो देखिएगा यहां पर पहले अगर हम देखें तो क्या करती है, यह आपके विभिन्न राज्यों का भ्रमण करती है, प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया किसकी है, तो एमएसपी के गणना की, किसी भी क्रॉप की एमएसपी के गणना की प्रोसेस है, यह ध्यान रखना। क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है कि सीएसीपी क्या करती है, सीएसीपी विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर क्या करती है, विभिन्न राज्यों में भ्रमण और आपके ऑन स्पॉट अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑन स्पॉट, यानी कि जहां पर भी यह भ्रमण करेगी वहां ऑन स्पॉट उसका ऑब्जर्वेशन करेगी, यह ध्यान रखना है। यह बात हो गई। इसके बाद देखिएगा आगे क्या होगा, ऑन स्पॉट अवलोकन करने के बाद ये इसकी क्या बनाएगी, रिपोर्ट।
तो अगली प्रोसेस में इसकी हो गई रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाना, जो भी इसे लगेगा रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बनाएगी। अवलोकन में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अवलोकन में ये किसके साथ चर्चा करती है, राज्य सरकारों के साथ चर्चा करती है, ये जो कृषि मंत्रालय जो होती है उसके साथ चर्चा करती है, ये किसानों के साथ चर्चा करती है, इनके साथ चर्चा करती है, ये ध्यान रखना है। रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट बनाकर किसे देगी, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार देखेगा इस रिपोर्ट को प्रत्येक राज्य सरकार को और उसके संबंधित मंत्रालय को, यानी कि राज्यों के आपके कृषि मंत्रालयों के कृषि मंत्री को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, यह ध्यान रखना है। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट को राज्यों के संबंधित मंत्रालयों को भेजना, तो रिपोर्ट वहां भेजेगी। इसके बाद संबंधित राज्य सरकार और मंत्रालय वहां बैठकर उस पर चर्चा करेंगे और वो वापस जो भी उनकी राय होगी वो केंद्र सरकार को भेज देंगे। और ये रिपोर्ट वहां से जब राय उन राज्यों सरकारों की केंद्र सरकार के बाद आ जाएगी, केंद्र सरकार अपने यहां डेलीगेशंस के साथ, कृषि मंत्री के साथ और सीएसीपी के सदस्यों के साथ यहां बैठ करके क्या करती है, राय मशवरा करती है, उसका क्या करती है, एनालिसिस करती है। तो आगे आप चाहे इसे लिख सकते हैं, हम दूसरे शब्दों में अगर लिखें तो देखिएगा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्या करेगी राज्य सरकार, आपके इसमें केंद्र सरकार, यहां से ध्यान रखना ये रिपोर्ट वापस राज्यों के, वो जो राज्यों की रिपोर्ट आपको केंद्र को आएगी, ध्यान रखना राज्यों की रिपोर्ट वापस केंद्र को, केंद्र का मतलब केंद्र सरकार को। और देखिएगा अब केंद्र सरकार चर्चा करती है इस पर, और चर्चा कहां करती है, अपने मंत्रालयों में। और मंत्रालय कौन सा है, कृषि मंत्रालय है। तो पहला क्वेश्चन यहां बनता है कि एमएसपी का कैलकुलेशन या एमएसपी का निर्धारण कौन करता है। तो एमएसपी का कैलकुलेशन और एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी के द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रखना है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा केंद्र सरकार इसमें क्या करती है, तो केंद्र सरकार इसमें एमएसपी की घोषणा करती है, यह ध्यान रखना। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो आपके कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की जो समिति होती है वह इसकी घोषणा करती है। तो ये आपके हो गया सीएसीपी द्वारा एमएसपी का निर्धारण कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उसकी प्रक्रिया हो गई। आगे देखिएगा अगर हम बात करें इस पर तो देखिएगा यहां एमएसपी की घोषणा, एमएसपी की घोषणा, तो देखिएगा एमएसपी की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिकल अफेयर्स, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। और देखिएगा यह मंत्रिमंडलीय समिति अध्यक्षता कौन करते हैं, तो स्वयं पीएम, यह ध्यान रखना, अध्यक्षता स्वयं पीएम, ये ध्यान रखना। तो पहली चीज एमएसपी का निर्धारण कौन करेगा, तो एमएसपी का निर्धारण आपके सीएसीपी करेगी।
एमएसपी की घोषणा कौन करेगा? तो सीसीईए, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिकल अफेयर्स, या केंद्र सरकार, दोनों बात एक ही है, घोषणा वो करेगी। क्या केंद्र सरकार सीएसीपी की रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य है? बिल्कुल बाध्य नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा ही होता आया है कि सीएसीपी जो रिकमेंड करती है, केंद्र सरकार उसे घोषित करती है राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके, ये ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई ये। अगला बिंदु जो उठ करके आता है वो ये है कि एमएसपी कितनी फसलों पर दी जाती है। तो देखिएगा, अगर हम यहां बात करें तो देखिएगा, एमएसपी का कुल 23 फसलों पर निर्धारण होता है। 23 फसलों पर निर्धारण होता है। इसका मतलब एमएसपी की घोषणा 23 फसलों पर की जाती है, यह ध्यान रखना है। आगे बताएंगे 23 फसलों में, लेकिन मोटी मोटी बात कर लें तो देखिएगा 7 जो फसल है वो तो कौन सी है? अनाज वाली, जिसमें चाहे आपके धान हो, गेहूं हो, जौ हो, बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, मक्का हो, इन 7 क्रॉप्स पर आपके अनाज पर घोषणा की जाती है। 7 तो अनाज है। इसके बाद देखिएगा 4 जो है वो दाल वाली क्रॉप्स है, दलहन, चाहे चना हो या तूर हो, चाहे आपके जिसको कहे मसूर हो, चाहे आपके उड़द हो, चाहे मूंग हो, 4 ये क्रॉप से ध्यान रखना है आपको। उड़द, मसूर, मूंग और आपके जिसको कह सकते हैं चना, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें जो दाल, भाई 4 दाल जो है 5 है, इसमें ध्यान रखना दाल कितनी है? 5, क्योंकि इसमें दालों में अगर देखेंगे तो एक तो आपके चाहे लिख सकते हैं हम चना हो गया, चने के बाद देखिएगा एक अरहर जिसे तूर कहते हैं, इसके बाद देखिएगा एक कौन सा हो गया? आपके उड़द हो गया, एक आपके जो है मूंग है, एक आपके मसूर है, ये ध्यान रखना इसमें। तो ये 4 दलहन है। अनाज भी चाहे तो लिख लीजिएगा आप, ध्यान में रहे, बाद में दोबारा रिकैप हो जाएगा। देखिएगा धान है, आपके गेहूं है, आपके जौ है, आपके ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मक्का और रागी। तो देखिएगा कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिएगा इसके बाद यहां पर नेक्स्ट देखें तो 7 क्या है? तिलहन क्रॉप्स है। 7 ऑयल सीड क्रॉप्स है, जिसमें आपके मूंगफली है, रेपसीड है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, आपके नाइजर सीड है। ये कुल मिलाकर के 7 आपके क्या है? ऑयल सीड है, ये तिल है, ये ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो 4 क्या है आपके पास? 4 क्रॉप्स वाणिज्यिक है, कमर्शियल क्रॉप्स है। 4 कौन सी है? वाणिज्यिक फसल है, ये ध्यान रखना। कमर्शियल क्रॉप्स है 4, और 4 कमर्शियल क्रॉप में जैसे आपका जिसको कहा जाए तो आपके खोपरा हो गया, कपास हो गया और जूट। ध्यान रखिएगा, गन्ना के लिए सीएसीपी कैलकुलेशन करती है, लेकिन गन्ना पर जो एमएसपी होती है उसे कहा जाता है आपके फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 4 वाणिज्यिक फसल है, और 4 वाणिज्यिक फसलों की अगर आप बात करें तो देख लीजिएगा, पहले तो आप ये लिख लीजिएगा तिलहन में देखिएगा एक तो आपके मूंगफली होती है, मूंगफली के बाद एक आपका हो गया तिल, फिर आपके सरसों, इसे रैपसीड, मस्टर्ड कहते हैं, तोरिया, फिर देखिएगा आपके सूरजमुखी, फिर हो गया आपके सोयाबीन के बाद हो गया आपका तिल हो गया। इसके बाद देखिएगा आपके नाइजर सीड, तो देखिएगा कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद देखिएगा 7वीं जो क्रॉप्स है वो साफ्लोवर है आपके, कुसुम। कौन सी है? साफ्लोवर, कुसुम, ये ध्यान रखना है आपको। अब इधर अगर हम देखें कमर्शियल क्रॉप्स में, तो हम ध्यान रखना आपके जो एफआरपी है गन्ना, उसको सबसे अंत में लिखेंगे। तो यहां कौन सी क्रॉप है? 4। देखिएगा एक आपके पास कपास है, एक आपके पास जूट है, दोनों के दोनों रॉ मेटेरियल है, एक आपके पास खोपरा जिसे आप नारियल के नाम से जानते हैं, और ये गन्ना। ध्यान रखना गन्ने पर एफआरपी लागू होती है, ये ध्यान रखना। क्या लागू होती है? आपके एफआरपी
इसे कहते हैं फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये ध्यान रखना है, यानी कि उसकी वास्तविक जो लागत होती है उस पर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके हो गया कि कितनी फसलों पर दिया जाता है, तो 23 क्रॉप्स पर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर यहीं पर अगर हम बात कर लें कि चलिए ठीक है, सरकार ने एमएसपी पर ये क्रॉप्स भी खरीद ली, सरकार इन खरीदने के बाद इन्हें प्रोक्योरमेंट कहाँ करती है, इन्हें सुरक्षित, तो देखिएगा प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ एजेंसीज होती है, जैसे एफसीआई है, नाफेड है आपके, जिसको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जूट कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, शुगर मिल्स है, तो वो भी मैं आपको लिखा देता हूं कि खरीदी हुई फसलों का प्रोक्योरमेंट कौन करेगा। तो देखिएगा खरीदी गई फसलों का प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब उन्हें कौन आपके सुरक्षित रखेगा। तो देखिएगा एक एजेंसी तो है आपके पास एफसीआई, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी आपको ध्यान रखना है 1965 में हो गई थी, और ये ध्यान रखना है एफसीआई का हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में ही है। एफसीआई किसका करती है, तो देखिएगा एफसीआई एक तो आपके करेगी गेहूं का और दूसरा करेगी आपके धान का, ये ध्यान रखना है, प्रमुख रूप से इन दो का, बाकी और क्रॉप्स भी आपकी होगी इसमें। फिर देखिएगा एक आपके है नाफेड, ध्यान रखिएगा नाफेड जो है इसकी स्थापना होती है आपके 1958 में हो जाती है, ये ध्यान रखना नाफेड। और नाफेड देखिएगा क्या करेगी, आपके नाफेड जो है दलहन को और तिलहन क्रॉप्स का क्या करती है, प्रोक्योरमेंट करती है, ये ध्यान रखना आपको। फिर देखिएगा सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसका करेगी प्रोक्योरमेंट, कपास का। जूट का देखिएगा कौन करेगी, जूट का करती है जेसीआई, यानी कि जूट का कौन करती है, जेसीआई, ये ध्यान रखना। और गन्ना, गन्ने का ध्यान रखना क्या लागू होता है, एफआरपी, फार्मर आपके जिसको कह सकते हैं फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, और इसके लिए कौन है, शुगर कैन मिल या गन्ना मिले, ये ध्यान रखना। गन्ना मिल इसका क्या करती है, खरीदती है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रोक्योरमेंट किया जाता है, ध्यान रखना। बाकी जो क्रॉप्स है वो भी आपके यहां पर है, इस चीज का ध्यान रखना है। नाफेड एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग का काम करती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। ये तो बात हो गई इसकी। अब अगर देखिएगा अगर हम बात कर लें आपके कुछ और चीजों की, तो यहां पर ये सब चीजें आपके आ गई। एमएसपी की मोटी मोटी सारी बातें हमने चर्चा कर ली। अब देखिएगा एमएसपी के लिए कौन सा फॉर्मूला लागू होता है, एक बार इसको उतार ले, फिर चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, एमएसपी के निर्धारण में आपके सीएसीपी कैलकुलेशन के लिए कौन से फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करती है, आइएगा। क्योंकि यह बहुत ज्यादा विद्यार्थियों की वो रहती है जिज्ञासा की आखिरकार उसके लिए कैलकुलेशन कैसी होती है, कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद रखने हैं। एमएसपी की गणना का क्या आधार है, तो ये तो आपके क्लियर हो गया कि एमएसपी की गणना सीएसीपी के द्वारा की जाती है। और सीएसीपी क्या करती है, सीएसीपी इसके लिए 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल करती है। देखिएगा पहला जो फॉर्मूला आपके होता है उसे हम कहते हैं A2 फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं, A2 फॉर्मूला। फिर अगर हम देखें आगे तो A2 + FL और अंत में होता है C2। लेकिन उससे पहले 2 टर्म है वो समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखिएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, किसान कल्टीवेशन करता है, कल्टीवेट करता है, खेती करता है। तो 1 हेक्टेयर खेती करने के लिए जितना पैसा उसका खर्च होता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये ध्यान रखना, प्रति हेक्टेयर। तो देखिएगा प्रति हेक्टेयर कल्टीवेशन कॉस्ट, 1 हेक्टेयर में उसे जितना कॉस्ट आएगा उसे कहते हैं कल्टीवेशन कॉस्ट। और यहां दूसरा जो है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और देखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, उत्पादन क्विंटल में होता है और सीएसीपी इसका ही क्या करती है, यूज करती है। यानी कि पर क्विंटल उपज होने में जितना लागत लगा उस लागत को ध्यान में रखकर एमएसपी का निर्धारण करती है। तो ध्यान रखना, प्रति क्विंटल उपज पर होने वाली लागत को ध्यान में रखकर सीएसीपी एमएसपी का निर्धारण करती है। तो उसके पर क्विंटल में कितनी लागत लगी, कितना खर्चा हुआ, उसको ध्यान में रखती है। अब आते हैं इसके कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं कि किन फॉर्मूलों का वो इस्तेमाल करती है, और अंत में देखेंगे कि क्या एमएसपी के लिए कुछ चीजें दिमाग में रखी जाती है, तो वो भी देखेंगे हम। तो देखिएगा ये दो चीजें थी जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अब इसके एमएसपी के कुछ फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना। एमएसपी के लिए सीएसीपी द्वारा कुछ फॉर्मूलेज का इस्तेमाल होता है या इन्हें वो ध्यान में रखती है। तो पहला क्या होता है, A2 क्या होता है A2 को कहते हैं आप, जिसको कह सकते हैं इनपुट कॉस्ट। ये ध्यान रखना, क्या कह सकते हैं, इनपुट कॉस्ट कह सकते हैं। ये ध्यान, सीधा ध्यान रखना आपका, इसे कहते हैं इनपुट कॉस्ट। देखिएगा इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या होगा, किसान बीज, खाद, दवा जो भी खरीदता है उसे कहते हैं इनपुट कॉस्ट। यानी कि उसके आपके आदान की जो लागत लगी, क्या है, आदान लागत। इसमें क्या आता है, जैसे आपका बीज है, आपका उर्वरक है, आपके जैसे कोई दवा है, या कोई भी जो एक्स्ट्रा आपके इसमें लगता है कल्टीवेशन में, जैसे आपके जो भी इनपुट्स आएंगे उसमें उसकी लागत। इसमें दूसरा जो है वो है A2 प्लस FL। देखिएगा A2 आपके इनपुट कॉस्ट तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, आपके फैमिली लेबर। ध्यान रखना, यानी कि इसमें क्या है, तो देखिएगा इनपुट कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर। और वर्तमान में सीएसीपी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है। यानी कि फैमिली की जो सदस्य हैं उनकी आपके क्या काउंट करती है, लेबर को भी काउंट करती है। उनको लेबर के रूप में, यानी कि उनकी क्या आमदनी हो सकती है उसको ध्यान में रख करके आपके इसका इस्तेमाल करके एमएसपी का निर्धारण करती है। तो लिख लीजिएगा इसमें आप, सीएसीपी वर्तमान में इसी का प्रयोग करती है। और अंत में ध्यान रखना, तीसरा जो इसका फॉर्मूला है वो है आपके C2, इसे कहते हैं C2। देखिएगा C2 में क्या है, C2 में आपके A2 प्लस FL प्लस आपके जिसको कह सकते हैं, अगर किसान की स्वयं की लैंड है तो उस लैंड का कितना मूल्य है और इसका ब्याज शामिल है, या अगर किसी ने रेंट पर ले रखी है तो उसके रेंट का क्या ब्याज है। जैसे अगर मेरे पास जमीन है 2 हेक्टेयर, तो इस 2 हेक्टेयर की जमीन की कॉस्ट कितनी होगी, इसका ब्याज कितना होगा वो शामिल। या अगर मैंने रेंट पर ले रखी है तो उसका क्या ब्याज होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि रेंट ऑफ लैंड कह सकते हैं इसे आप, रेंट ऑफ लैंड। और देखिएगा एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट में इसी का जिक्र है कि किसान को जब एमएसपी मिलती है तो इस पर मिलनी चाहिए। तो देखिएगा एमएस स्वामीनाथन ने
ने एमएसपी के लिए इसका सुझाव दिया और समय समय पर किसान इसी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं, ये ध्यान रखना है। 3 फॉर्मूले हैं, A2 प्लस FL और C2, और वर्तमान में यह आपके लागू है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक बार इसका देख लीजिएगा आप। आइएगा अगले पेज पर हम चर्चा कर लेते हैं आगे क्या है इसमें। तो यहां देखिएगा, एमएसपी का जब सीएसीपी निर्धारण करता है तो कई बातों को ध्यान में रखता है। तो देखिएगा, सीएसीपी एमएसपी के निर्धारण में निम्न ध्यान रखता है। क्या ध्यान रखता है? तो देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखेगा वो। इसमें वो पहली चीज ध्यान रखता है आपकी मांग और पूर्ति की। क्या ध्यान रखता है? मांग और पूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई का पूरा ध्यान रख करके एमएसपी का निर्धारण किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम देखें कि मांग और पूर्ति के अलावा क्या ध्यान में रखता है वह ध्यान रखता है आपके कि भारत में और यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर क्रॉप्स की जो प्राइस रेट है उसका क्या जो है मूल्य चल रहा है, ये ध्यान रखना है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फसल का मूल्य क्या है, फसल का मूल्य क्या है, इसका ध्यान रखता है। इसके अलावा देखिएगा, मार्केट में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनका क्या प्राइस है। तो देखिएगा, बाजार में कृषि व अकृषि वस्तुओं का मूल्य, इसका भी वो क्या करता है, ध्यान रखता है। इनका ऑब्जर्वेशन करके ही वो क्या करता है, आपके एमएसपी का डिटर्मिनेशन करता है, एमएसपी का आपके क्या करता है, निर्धारण करता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर हम आगे बात करें इसमें नंबर 4, तो देखिएगा नंबर 4 अगर देखें तो इनको तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। इसके अलावा जो वो बात करता है आपके इंटरक्रॉप प्राइस पेरिसिटी, यानी कि फसलों की विभिन्न फसलों का क्या मूल्य है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिएगा, विभिन्न जो क्रॉप्स है, विभिन्न फसलों के मूल्य को वो ध्यान रखता है कि अलग अलग जो क्रॉप्स है उन क्रॉप्स का क्या प्राइस है, इसका भी वो ध्यान करता है। ये 4 बिंदु है जिनका वो अभी तक ध्यान रख रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो और कौन सी वस्तु है, ये ध्यान रखना है आपके। अगर देखा जाए तो वो ध्यान देता है कि किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% उसे लागत मूल्य मिल जाए, यानी कि प्रोडक्शन पर जितनी कॉस्ट आती है उसका 1.5 गुना, और वर्तमान में यही क्या है, उसका 1.5 गुना मिल रहा है उसे। केंद्र सरकार ने बजट 2018 और 19 में यही तो घोषणा की थी कि हम एमएसपी पर 1.5 गुना क्या दे रहे हैं, आपके मूल्य दे रहे हैं। तो उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य किसान को मिले, यह भी ध्यान रखता है। तो देखिएगा, उत्पादन लागत का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो हमने पीछे चर्चा की, उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य किसान को मिले। और देखिएगा अंत में वह यह भी ध्यान रखता है उपभोक्ता के लिए कोई ऐसा भी नहीं हो कि उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद ही नहीं पाए। अगर देखिएगा, गेहूं का एमएसपी इमेजिन हम मान लेते हैं 2135 रुपए है, इमेजिन अभी चर्चा करेंगे कितना बड़ा है। अगर यही मूल्य अगर 10,000 कर दे सरकार एमएसपी, तो देखिएगा उपभोक्ता इस वस्तु को खरीद नहीं पाएगा और बाजार में क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार इसमें क्या करते हैं, इंटरफेयर करके बैलेंस करती है इसको। तो ध्यान रखना, अंत में क्या करता है सरकार या सीएसीपी,
उपभोक्ताओं का ध्यान रखना, यानी कि वह किसान और उपभोक्ता दोनों को ध्यान में रख करके एमएसपी का निर्धारण करती है। ये ऐसे प्रमुख बिंदु है जिनके आधार पर एमएसपी का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, यह पूरी प्रोसेस थी, आपके पूरा बाइंडअप था एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या है, उद्देश्य क्या है, कौन इसका निर्धारण करता है, घोषणा कौन करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ आपके जिसको कल्टीवेशन क्या कहते हैं, किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल एमएसपी के द्वारा किया जाता है, लैंड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके अलावा क्या एमएसपी के घोषणा करते समय एमएसपी द्वारा ध्यान रखा जाता है, सीएसीपी द्वारा राष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार, बाजार में क्या पैरिसिटी चल रही है, इन सब का ध्यान रखती है। और अब चर्चा करते हैं, कल जो आपके केंद्र सरकार ने चर्चा की, केंद्र सरकार का जो आपके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिकल जो आपके अफेयर्स है, उसने कल 6 रबी क्रॉप्स की घोषणा की, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइएगा, रबी क्रॉप्स की एमएसपी कुल कितनी फसलों पर घोषणा की गई, 6 क्रॉप्स पर आपकी घोषणा की गई थी, ये ध्यान रखना है आपको, पहली चीज। और देखिएगा यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो देखिएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय का एक क्या है, अंग है, पार्ट है, जो हमने चर्चा कर ली कि सीएसीपी किसका पार्ट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का। इसकी स्थापना 1965 में अस्तित्व में आया, ये ध्यान रखना है आपके सीएसीपी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का क्या है, एक संलग्न कार्यालय है। सीएसीपी 23 वस्तुओं पर आपके क्या सिफारिश करता है, ध्यान रखना, सीएसीपी सिर्फ सिफारिश का काम करता है, सीएसीपी सिर्फ आपके क्या करता है, आपके जिसको कहा जाए रिकमेंड करता है, उसकी कैलकुलेशन करता है। तो ध्यान रखना, एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि सीएसीपी क्या करता है, एमएसपी की सिर्फ आपके सिफारिश करता है। यह मानना या नहीं मानना केंद्र सरकार का विषय है, यह इसके निर्धारण का कार्य करता है, यह ध्यान रखना है आपको, लेकिन कभी भी इसकी घोषणा नहीं करता है। कितनी वस्तुओं पर, तो देखिएगा 23 वस्तुओं पर। हो सकता है कोई आपको 24 बताए, कोई हो सकता है 25, लेकिन हम ना 24 कहेंगे ना 25 कहेंगे, क्योंकि सीएसीपी की साइट पर 23 क्रॉप्स दे रखी है और उन्हीं 23 क्रॉप्स की हम चर्चा कर रहे हैं, और 23 क्रॉप्स पर ही एमएसपी दी जाती है। कौन कौन सी है, तो देखिएगा 7 क्रॉप है आपके सामने, धान, गेहूं, मक्का और ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, ये तो है 7 क्रॉप्स कौन सी, अनाज की। मैंने 5 आपको दालें लिखाई पीछे, चना, अरहर, अरहर को तूर भी कहते हैं, मूंग, उड़द और मसूर, 7 और 5 12। 7 तिलहन क्रॉप है, एक मूंगफली है, एक रेपसीड सरसों है, सोयाबीन है, तिल है, सूरजमुखी है, कुसुम है और नाइजर है। 7 और 7 14 और 5 19। 19 के बाद देखिएगा 4 वाणिज्यिक क्रॉप्स है, खोपरा, गन्ने पर ध्यान रखना एफआरपी लागू होती है, गन्ना, कपास और कच्ची जोट। तो कुल मिलाकर के 23 क्रॉप आपकी हो जाती है ये। और अब आ जाइएगा जो आपके कल घोषणा की है एमएसपी पर, उनकी बात देखिएगा। 6 क्रॉप्स कल, वीट यानी कि गेहूं, बार्ले यानी कि जौ, ग्राम यानी कि चना, मसूर, सरसों और आपके साफ्लोवर यानी कि कुसुम। देखिएगा ये है आपके रबी मार्केटिंग सीजन, रबी की सीजन के लिए 2022-23 में, यानी कि पिछले साल और इस साल। तो पिछले साल गेहूं पर एमएसपी थी 2015, जिसे सरकार ने 110 रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया, 2125। तो वर्ष 2023 और 24 के लिए गेहूं की एमएसपी कितनी है, गेहूं की एमएसपी है आपके 2125 रुपए। तो कितने आपके जिसको कह सकते हैं, कितना आपका बढ़ाया गया, तो पैसा बढ़ाया गया 110 रुपए। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी मानी गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानी गई आपकी 1065 रुपए, यानी कि 1 क्विंटल गेहूं के उत्पादन में कितना लागत लगती है, 1065। अगर परसेंट में देखें तो इसका कितना दिया, 100%। तो ध्यान रखना, रुपयों में पूछे तो 110 और परसेंट में पूछे तो 100। जो कि पिछले साल जो एमएसपी थी वो 1635 थी, सरकार ने इसे बढ़ाकर इस बार 1735 रुपए कर दिया है, यानी कि बात करें तो कितने रुपए को बढ़ाया गया, 100 रुपए बढ़ाया गया, ये ध्यान रखना है। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितनी लागत है, 1082, यानी कि सरकार का सीएसीपी ये मानता है कि गेहूं से ज्यादा लागत लगती है जौ के उत्पादन में। तो परसेंट में कितना बढ़ाया, परसेंट में सिर्फ 60 बढ़ाया, ये ध्यान रखना है आपको। चने की अगर हम बात करें तो देखिएगा चने की
पिछले साल एमएसपी थी 5230 रुपए और 23-24 के लिए इसे बढ़ा करके कर दिया 5335 रुपए। कितने रुपए बढ़ाया गया? 105 रुपए। परसेंट में देखेंगे तो 66% क्या किया गया? बढ़ोतरी किया गया इसके एमएसपी में। आगे अगर देखें हम तो देखिएगा मसूर की पिछले साल एमएसपी 5500 रुपए थी, इस बार इस एमएसपी को बढ़ाया गया आपके 6000 रुपए। यानी कि सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा जो वृद्धि की एमएसपी पे वो किसकी थी? वो मसूर की थी। ये ध्यान रखना। कितने रुपए बढ़ाया? 500 रुपए। और देखिएगा लागत कितनी? 3239 रुपए। और टोटल जो परसेंट में है वो 85% आपकी क्या हुई? आपके इसकी परसेंट में जो है बढ़ोतरी हुई। और देखिएगा रेपसीड और मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो एमएसपी पिछले साल थी 5050 और इस बार 5450 रुपए कर दिया गया। यानी कितने रुपए बढ़ाया गया? तो 400 रुपए बढ़ाया गया। ये ध्यान रखना। पैसों में 400 रुपए और आपके परसेंट में 104%। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि रबी क्रॉप में पैसों के मामले में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी एमएसपी में हुई, तो देखिएगा 500 रुपए की वृद्धि मसूर में। परसेंट के मामले में आपके जो है कौन सा है? तो मस्टर्ड है। ध्यान रखना। तो मस्टर्ड इस बार सरकार कितने रुपए में खरीदनेगी? आपके 5450 रुपए में। और देखिएगा अंत में आपके साफलोवर यानी कि कुसुम की एमएसपी थी 5441 रुपए, जिसे बढ़ा करके 5650 रुपए कर दिया गया। रुपयों में तो बढ़ाया गया 209, परसेंट में बढ़ाया गया 50। ये थी एमएसपी कौन कौन सी क्रॉप्स पर कितनी बढ़ी। अंत में आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिएगा अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रुपयों में किसमें बढ़ोतरी हुई, तो ध्यान रखना है आपको। अगर देखा जाए तो ये रहा आपके पास 500 रुपए। और किसमें है? तो देखिएगा मसूर में। परसेंट में अगर आपसे पूछेगा तो परसेंट में देखिएगा आपका ये रहा सरसों। परसेंट में सरसों के रूप में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम, तो सबसे कम में आपका जवाब हो जाएगा परसेंट में। आपके पैसों में अगर देखेंगे तो जौ में कितना? तो देखिएगा आपके जौ में 100 रुपए। ये ध्यान रखना। कितना? 100। और अगर आप देखेंगे परसेंट के रूप में सबसे कम, तो परसेंट में है आपके साफलोवर। तो ये थी एमएसपी के पूरी डिटेल्ड क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। और अगर एग्रीकल्चर से संबंधित और भी कोई क्यूरी हो तो आप निश्चित रूप से अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो एमएसपी की संपूर्ण चर्चा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।